हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। क्या आप लोग जानते हैं कतर इतना अमीर कैसे बना? इस कहानी की शुरुआत होती है 1916 में, जब कतर के रूलर अब्दुल्ला अफसानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की। इसके मुताबिक कतर को किसी भी ज़मीनी या समुद्री हमले से प्रोटेक्ट करना होगा ब्रिटिश को, और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटिश का शेयर होगा। 1940 में कतर में सबसे पहले ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उससे ज़मीन से निकलने का काम उरूज पर था। कतर के हालात धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया था। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने कतर का सबसे बड़ा खजाना खोज कर लिया, और वो था नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। लेकिन उस जमाने में गैस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता था, और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना ज़्यादा दूर था कि वहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाना इम्पॉसिबल था। इसी वजह से शेल कंपनी ये गैस डिस्कवर करके भूल गई, और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी मिलने के बावजूद भी अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले, और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमद बिन खलीफा ने बगावत करके अपने ही फादर की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर के नए रूलर बन गए। नए रूलर का एक ही फोकस था, और वो था गैस। हमद बिन खलीफा ये जानते थे कि कतर की तकदीर सिर्फ ये गैस ही बदल सकता है, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप से दूसरे कंट्री तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पे ठंडा रखना पड़ता है। इस प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करवाने वाली कंट्री में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन भी शामिल है, और अब बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आना शुरू हो गए। कतर की तकदीर बदलने की इक्वेशन में ये एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्री के पास होते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी बहुत से कर लेते हैं, मगर असल मसला आता है रिसोर्सेज से आने वाले पैसों का सही इस्तेमाल करने का। वरना वेनेजुला का हाल हमारे सामने है। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन कतर बाकी सारी कंट्री पर बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसों का पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसलिए आज दुनिया की हर बड़ी कंट्री और कंपनीज में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट जरूर नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल्स, ऑफिस और अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिस हों, या फिर मल्टीनेशनल जैसे कि वोल्क्सवैगन, बार्कले, शेल, स्टीफेनी एंड को, या फिर रोजनिफ्ट, रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन सारी कंट्रीज और कंपनी में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर रोड, एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर जैसे पर लगा चुका है। इवन फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद स्पोर्ट का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे 8 स्टेडियम पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल और गैस के अल्टरनेट इनकम सोर्स क्रिएट करना। अब ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अलजीरा नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों से कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था, और नए रूलर हमद बिन खलीफा ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर कतर को दुनिया में एक मकाम हासिल करना है तो उसके लिए उसको एक अलग पहचान बनाना जरूरी है। पूरी दुनिया में कतर की आवाज और नैरेटिव पहुँचाने में अलजीरा ने बहुत जबरदस्त काम किया। 2010 के अरब प्रिंस के दौरान भी अलजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया, और इसी वजह से इसे सऊदी अरब और दूसरी कंट्री से ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो हकीकत दिखाता है। इसी वजह से यूएई और सऊदी अरब ने इसे बैन कर रखा है, और ऐसी 6 कंट्री कतर से नाराज हैं। बाकी सारी कंट्री इसे न्यूट्रल स्टेट समझती हैं। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी में रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ ऑयल से चलती थी अब वो बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेगी। मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की वजह से गैस की पाइपलाइन ब्लॉकेज के बाद कतर की गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई,
क्योंकि अब यूरोपियन कंट्री भी गैस कतर से ले रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की नेचुरल एक्सपोर्ट पहले ही 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। जब कल को बाकी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वहीं कतर को चेंजेस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं। रिसेंटली वहाँ लेबर क्लास की कंडीशन को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में ओपन है, जहां मीडिया की आज़ादी है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। आखिर में हम आते हैं उस जगह की तरफ जो शायद नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है, मगर पॉलिटिकल डिफेंस, करप्शन, रिलीजन्स की वजह से इस वक्त गुर्बत, भूख, परेशानी का शिकार है। कतर आबादी का 60% साउथ एशियन है। इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी हैं। ये लोग अपने देश से 1000 मील दूर दिन रात मेहनत करते हैं। ये लोग हर वक्त ख्वाब देखते हैं कब इनके अपने देश इतने खूबसूरत होंगे कि इन्हें 7 समुंदर पार इस जला देने वाली गर्मी से छुटकारा मिले। हर वक्त सोशल मीडिया पर लड़ने वाले ये लोग बाहर की कंट्री में बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, दुख बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे ही ये वापस अपनी कंट्री में आते हैं तो पॉलिटिकल, सोशल मीडिया और न्यूज़ देखकर उनके बारे में ही गलत सोचने और समझने लग जाते हैं। एक्चुअल में कुछ सरकार अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। गलती उन लोगों की है जो अपना देश गलत आदमी के हाथ में दे देते हैं, जो नए नए रूल लाकर लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करके गुमराह करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और इसी वजह से देश डेवलप नहीं हो पाता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।